यदि आपसे कहा जाए कि अंग्रेजों से आने के पहले कि भारत की एक तस्वीर अपने मन में बनाइए, तो आपके मन में कैसी तस्वीर आएगी? वही आएगी कि भारत एक गरीब सा देश, लड़खड़ाता हुआ, मिडिल एज के एडमिनिस्ट्रेशन में फंसा हुआ, शासक यहाँ के क्रूर थे, अत्याचारी थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपके मन में आएगी। लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये एक नैरेटिव है, ब्रिटिश का नैरेटिव, जो फैलाया गया कि भारत एक गरीब और कमज़ोर देश हुआ करता था, जिस पे अंग्रेज़ों ने आकर सिविलाइजेशन को फैलाया, विकास को लाया, रेल लाया, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाया और लोकतंत्र लाया। लेकिन आंकड़े इससे इतर बातें करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग आंकड़ों पे चर्चा करेंगे और आप अपने भारत की एक हकीकत से परिचित होंगे। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनका नाम है एंगस मैडिसन। उन्होंने अपना रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान उन्होंने भारत की इकोनॉमी का आंकड़ा निकाला। तो 1 ईस्वी से यानी ईसा की शुरुआत से और 1700 ईस्वी तक भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा दुनिया की अर्थव्यवस्था की 1/4 से लेकर 1/3 तक थी, यानी 25% से लेकर 35% के बीच की इकोनॉमी को हम लोग कब्जे में हमेशा रखे पिछले 1700 सालों से। उसके पहले भी हड़प्पा में आपने देखा है कि भारत एक विकसित देश हुआ करता था और मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं से ट्रेड के सरप्लस में था। इस देश को अंग्रेजों के आने के बाद 1947 में 3% वर्ल्ड इकोनॉमी का हो गया, यानी जो 33% और 25% की इकोनॉमी हुआ करती थी वो कैसे 3% पे आ गई? ये जाहिर सी बात है, भारत का पिछड़ापन नहीं था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। इसे इंजीनियर्ड पॉवर्टी कहती है, कहा जाता है। भारत एक गरीब देश नहीं था, इसे गरीब ब्रिटिश पॉलिसीज ने, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ने बनाया। तो आज इसी बातों पे आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था 1700 में अंग्रेजों के आने के समय क्या थी। एग्रीकल्चर अच्छी थी, हम लोग अपने खाने के लिए अनाज उपजा लेते थे। सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर में, लोग किसान थे, उस जमींदारों को कर भी दे लेते थे, खा भी लेते थे, अपना शादी ब्याह आदि जो भी कार्य है वो कर लिया करते थे। उपजाने के लिए जमीन भी पर्याप्त थी और जमीन में मूल रूप से खाने की सामग्रियां उगती थी, तो इसलिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। आम जनमानस जीता था, खाता था, सुकून से रहता था। मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, इंडस्ट्री पे। दुनिया में लगभग 1/4 सामान भारत में बन के जाते थे, तो जाहिर सी बात है उसका पैसा भी भारत में आता था। राल्फ फिच कहता है कि दुनिया से सोना चांदी चक्कर काटते हुए सोने चांदी के दलदल भारत में आके जमा हो जाती है। तो इंडस्ट्री में भी भारत ठीक ठाक था। यहाँ के बुनकर इतने हाई क्लास के कपड़े बनाते थे कि रोमन एम्पायर भी उन कपड़ों को रखना चाहता था। यहाँ की मसलिन हो गई, ढाका की मसलिन, मलमल हो गया और अन्य जो कपड़े इतने हाई क्वालिटी के हुआ करते थे कि लोगों को उन कपड़ों को ओन करना एक प्रेस्टीज की बात थी, एक स्टेटस सिंबल था। जाहिर सी बात है, इस इकोनॉमी से तुलना कर पाना, इससे कम्पीट कर पाना दुनिया के किसी भी देश के बस में नहीं था और ख़ास करके ब्रिटेन के बस में तो कभी नहीं था, जो दुनिया की 2 या 3% इकोनॉमी थी। तो ऐसे में जब ब्रिटेन यहाँ आता है, आता क्यों है? यहाँ के पैसे को कमाने, लूटने, इसीलिए आता है। यानी यहाँ ह्यूज संपत्ति थी जिसको ट्रेड करने के लिए 1600 ईस्वी में एक कंपनी को चार्टर दिया जाता है। उस कंपनी के अधिकारी, अकबर उस समय राजा था, आते हैं, अकबर से मिलते हैं, उसके दरबार में जाते हैं और उससे कहते हैं कि हुजूर, हमको यहाँ ट्रेड करने की अनुमति दीजिए, हम यहाँ मसाला वगैरह बेचेंगे और यहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा सर, हमारा भी फायदा होगा, आपके लोगों का भी फायदा। अकबर के समय भी परमिशन मिलती है, ट्रेड के काम में लगते हैं। जब यहाँ वो ट्रेड करते हैं तो यहाँ की समृद्धि देखते हैं, यहाँ की संपन्नता देखते हैं और उनका दिमाग घूम जाता है कि अरे, इतने समृद्ध देश पे यदि हम लोग अच्छे से ट्रेड और अच्छे से कंट्रोल कर ले तो हम लोग बहुत ही अमीर हो सकते हैं, दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हो सकते हैं। यही वो दौर था जब कॉलोनियलिज्म अपना पांव पसार रहा था, उपनिवेशवाद अपना पांव पसारा और भारत में ब्रिटेन की सत्ता का सहयोग कंपनी को मिला और कंपनी ने 1757 में प्लासी में युद्ध जीत लिया। अब कंपनी के युद्ध जीतने का सबसे नुकसान हुआ कि वो यहाँ की दीवानी ले ली, यानी दीवानी यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया।
अब किसानों से वो कर वसूलने लगे, किसानों को अपने अनुसार फसलें उगाने के लिए बोलने लगे, ये देखो तुमको ज्वार बाजरा नहीं उपजाना है, नील उपजाना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को नील चाहिए, हमको ओपियम चाहिए, अफीम उपजाओ, कपास चाहिए, कपास उपजाओ। तो जो किसान अपने खाने के लिए अनाज उपजाते थे, उनको अब कैश क्रॉप्स उपजानी पड़ती थी। खाने का अनाज स्वाभाविक रूप से कम होता था, टैक्सेशन बहुत हाई था। भारतीय कृषि मौसम का जुआ होती है, मौसम खराब हुआ, कृषि तबाह हुई, फिर भी किसानों को राहत नहीं मिली। अतः बस्तियां की बस्तियां उजड़ने लगी, अकाल आने लगे, कृषि की संरचना पूर्णतया टूटने लगी। अब बात करें इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ के रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों पे ब्रिटेन लूट के ले जाया गया। ब्रिटेन के कारखानों को टैक्स में छूट देके कैलिको एक्ट आदि के माध्यम से यहाँ भारत को, सूती कपड़ों के देश को, ब्रिटिश कपड़ों से पाट दिया गया। यहाँ के बुनकरों के कपड़ों पे इतना हैवी टैक्स लगाया गया कि वो एक्सपोर्ट न कर पाए। इतनी बुनकरों की दशा खराब हुई कि वो भूखमरी के शिकार हो गए। स्वयं ब्रिटिश गवर्नर बेंटिक कहता है कि गंगा का मैदान बुनकरों की हड्डियों से पटा पड़ा था, हड्डियां इतनी बिखरी थी कि मैदान ही सफेद दिखने लगा था। इस तरह की स्थिति ब्रिटेन ने यहाँ उत्पन्न की। और फिर जो बची खुची कसर थी वो रेलवे आदि को लाकर यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से ब्रिटेन ने यहाँ के वेल्थ का ड्रेन किया, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से। तमाम माध्यमों से ब्रिटेन ने यहाँ की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा। न सिर्फ मैनचेस्टर के कारखाने बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और यहाँ आए व्यापारियों के घर भी भारतीय पैसे से ही बने। इस प्रकार भारत की जो लूट हुई, उस लूट ने यहाँ एक इंजीनियर्ड पॉवर्टी यानी बनाई गई गरीबी को जन्म दिया। एक देश जो कि संपन्न था, एक देश जो कि इंडस्ट्रियली रिच था, उस देश को इतना गरीब बनाया गया कि वो खाने के लिए मोहताज हो गया, दाने दाने का मोहताज हो गया। और जब भारत अंत में आज़ाद हुआ तो उस समय भारत न तो दुनिया को कोई प्रोडक्शन करके देने की स्थिति में था, न यहाँ कोई इंडस्ट्रीज थी, खेती टूट गई थी, भूखमरी थी। और जब आज़ाद हुआ उसी समय एक अकाल बंगाल में पड़ा और बंगाल की 1/3 आबादी काल के ग्रास में समा गई। तो इस तरह की जो भारत की दुर्दशा अंग्रेजों ने की, ये कहीं न कहीं इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। आज हमारी आपकी आवश्यकता इस बात की है कि अपने देश को मजबूत बनाए, अपने देश को इतना सशक्त बनाए, अपना खोया गौरव हम लोग पा सके, पुनः विश्व मानचित्र पे अपने आप को हम लोग एक सशक्त देश के रूप में दिखा सके। और खुशी की बात है कि हम लोग ऐसा कर भी पा रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं और बड़ी शीघ्र हम दूसरी तीसरी यानी ब्रिटेन अमेरिका से टक्कर लेते दिखेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो